अपन। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं चैलेंजेस टू इंटरनेट नेटवर्किंग। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्किंग हम लोग कल देखे थे पूरा का पूरा। ठीक है, उसमें एड्रेसेस भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, डेटा लिंक लेयर एड्रेस, मैक एड्रेस और नेटवर्क लेयर एड्रेस। ठीक है, अब चैलेंजेस इसमें देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब जो भी नेटवर्क बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम लोग को मैनेज करना होता है। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं उसमें। ठीक है, कभी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, कभी रूटर वर्क नहीं कर रहा है, कभी स्विच वर्क नहीं कर रहा है, या फिर केबल में फॉल्ट आ गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं इंटर नेटवर्किंग में। ठीक है, तो यहाँ देखो, इम्प्लीमेंटिंग इज यूजफुल इंटर नेटवर्क इज नॉट एट any certainly there are several challenges fields particularly in the areas of dependableness, connectivity, network, ठीक है, डिपेंडेबलनेस, कनेक्टिविटी, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी, एंड ईच एंड एवरी स्पेस इज एसेंशियल इन establishing associate डिग्री इकोनॉमिक इफेक्टिव इंटर नेटवर्क। ठीक है, मतलब जो भी अगर इफेक्टिव इंटर नेटवर्क हम लोग को बनाना है, ठीक है, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेगी। डिपेंडेबलनेस, इसका मतलब होगा कि किसी ना किसी चीज़ में हर डिवाइस डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, देन है कनेक्टिविटी। रेगुलर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच बीच में रुक रुक के कनेक्शन आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट, जो भी हम लोग रूटर स्विच या जो भी डिवाइसेस हम लोग लगाए हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर वर्क करे। ठीक है, और जो हम लोग डेटा शेयरिंग वगैरह कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, द इनिशियल चैलेंज लाइज व्हेन वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट numerous system to support communication between disparate technologies. ठीक है, for example totally different sites might use different kinds of media or they could operate at variable speeds. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होगा। वॉइस नहीं आ रही क्या किसी को? ठीक है, अभी आ रही है क्या वॉइस? आ रहा है ना? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इनिशियल चैलेंज लाइज व्हेन वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट न्यूमरस सिस्टम्स टू सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्पैरेट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग कोई एक ऐसा सिस्टम वहाँ लगा के रखे हैं जिसमें कोई सिस्टम में लाइनक्स डला हुआ है, कोई सिस्टम में विंडोज़ डला हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो, अगर वेब की बात करें, हम लोग इंटरनेट की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो कोई लाइनक्स बेस्ड सिस्टम होते हैं, कुछ कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो विंडोज़ बेस्ड सिस्टम होते हैं। ठीक है, जितने भी सर्वर्स बने होते हैं, तो सर्वर्स ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सर्वर पे हम लोग कोई पर्टिकुलर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब हर लोकेशन के सर्वर्स अपने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, कोई लाइनक्स पे चल रहे हैं, कोई विंडोज़ पे चल रहे हैं, कोई मैक ओएस पे भी चला सकते हैं, किसी में भी चला सकते हैं। ठीक है, और जितने भी साइट्स बनती हैं, जो भी हम लोग चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हम लोग जब बना रहे हैं तो हो सकता है वो .NET टेक्नोलॉजी में बनी हो। ठीक है, हो सकता है वो PHP में बनी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें चैलेंजेस फेस कर सकते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज अलग अलग होने के कारण सिंक्रोनाइजेशन उसका जो होगा, डेटा सिंक्रोनाइजेशन तो होगा। ठीक है, किसी में मीडिया अलग टाइप से होगा, जैसे कि जो वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, जो वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, तो वो हो सकता है कि अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस, मतलब कोडेक जो उसका होगा अलग होगा। ठीक है, कोई MP3 में होगा, कोई
MV4 में होगा, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में क्या करते हैं वो लोग बनाते हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो फॉर्मेट है वो अलग अलग होती है, ठीक है। कोई ऑडियो जो सोर्स है, ठीक है, वो भी अलग अलग यूज़ कर रहा है, कोई रॉ डेटा डाल दे रहा है, या फिर जो इमेजेस वगैरह वो रॉ इमेजेस डाल दे रहे हैं, कोई JPG में डाल रहा है, ठीक है, कोई GIF में डाल रहा है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है वहाँ पे। तो ये सारे चीज़ों को भी वहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। या फिर जो कोई एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर बनाते हैं तो हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो वेरिएबल्स जो हम लोग बना रहे हैं वो अपने स्पीड में काम करते हैं, मतलब उनका जो मेमोरी एरिया होता है, जो एग्जीक्यूशन स्पीड होता है, वो अपने स्पीड से काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पे भी नेटवर्क डिपेंड करता है, क्योंकि नेटवर्क तो अच्छा है हमारा, लेकिन एप्लीकेशन स्लो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग गूगल से के सर्वर से कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो बहुत फास्ट डाउनलोड होता है, ठीक है। गूगल के सर्वर से या Gmail से, गूगल ड्राइव से, ठीक है, कुछ भी चीज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं तो बहुत फास्ट डाउनलोड होता है। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग कोई और सर्वर से हम लोग डाउनलोड करते हैं तब क्या होगा, ठीक है। इंद्र कुमार अपना माइक बंद रखोगे, है ना, जब बोलना रहेगा तभी माइक को ऑन करना है ना, डिस्टरबेंस आपकी तरफ से बहुत आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई दूसरा सर्वर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई मूवी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं या कोई भी दूसरी फाइल्स हम लोग डाउनलोड कर, आजकल इतने सारे होस्टिंग हो गए, बहुत सारी जगह सर्वर्स हो गए, ठीक है। सब सर्वर जो है अपने कॉस्ट के ऊपर रहते हैं, ठीक है। कॉस्ट जिसका ज़्यादा लग रहा है वो स्पीड भी अच्छी देगा, ठीक है। तो वैसे ही जिसका कॉस्ट कम है, सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला सर्वर ले लोगे तो स्पीड भी कम देगा, ठीक है। तो वैसे वेबसाइट्स जो होते हैं, वैसे सर्वर जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। हमारे ब्रॉडबैंड की स्पीड तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो अगले का सर्वर है वो स्लो है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी हम लोग को लगता है नहीं हमारे नेटवर्क में कुछ फॉल्ट होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ कंपनीज जो होती है, ठीक है, उन लोग लोकल सर्वर ऐसे लेके रख लेते हैं, लोकल चालू क्वालिटी वाला, ठीक है, उसमें अपना एप्लीकेशन डाल देते हैं और वहाँ से दे देते हैं, ठीक है। जैसे एक ना बिलिंग सॉफ्टवेयर आता है, मार्ग मार्ग नाम का एक बिलिंग सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है इतना घटिया टाइप का है, मतलब है एकदम टैली के लेवल का, लेकिन वो ऐसे सर्वर पे डले रहता है कि उसको एक्सेस करते करते बहुत समय हो जाता है, मतलब बहुत स्लो सर्वर पे डला हुआ है, क्योंकि वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा, बहुत समय लग जाता है उसको, ठीक है। तो ये सारे जो एप्लीकेशन या फिर कोई साइट्स वगैरह होते हैं तो उनके हिसाब से भी हम लोग को कम, मतलब जो हम लोग का डेटा कम्युनिकेशन होता है वो स्लो हो जाता है, या फिर उसमें चैलेंजेस फेस करते हैं हम लोग थोड़ा, है ना। समझ में आया। सेकंड पॉइंट है, अनदर असेंशियल थॉट इज रिलायबल सर्विस दैट शुड बी मेंटेन इन एन इंटर नेटवर्क इंडिविजुअल यूजर्स एंड होल ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड अपॉन कंसिस्टेंट रिलायबल एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो, अगर मान के चलो हम लोग एक नेटवर्क बनाए हैं, उसमें 10 तो प्रिंटर हम लोग जोड़ के रखें, ठीक है। जैसे कोई प्रिंट शॉप है बड़ी सी, ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप के प्रिंटर जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चल जाओगे तो ऑफसेट प्रिंटर्स है, ठीक है, छत्तीसगढ़ ऑफसेट करके एक रायपुर में है, उस पास कम से कम नहीं में 50 तो प्रिंटर जुड़े होंगे, उसके अलग अलग टाइप के प्रिंटर है, सब अलग अलग 50 अलग अलग टाइप के प्रिंटर है, ठीक है। वहाँ पे ऑपरेटर पूरे बैठे रहते हैं, ठीक है। हर कंप्यूटर हर प्रिंटर से जुड़ा होता है, ठीक है। वहाँ 1 घंटे में इतने प्रिंट्स निकलते हैं वहाँ पे कि हम लोग मतलब हैरान रहते कि वो मैनेज कैसे होता होगा, ठीक है। पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होते हैं और हर कंप्यूटर जो है वो प्रिंटर से जुड़ा होता है, जिसको जिससे प्रिंट देना है वो दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब हम लोग नेटवर्क जितना अच्छा बनाएंगे, जितने रिसोर्स उससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, रिसोर्स में जो भी हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जितने भी प्रिंटर, स्कैनर, कैमरेज, ये सब हम लोग उससे नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे रिलायबल होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, ठीक है। मतलब हर कंप्यूटर हर डिवाइस को एक्सेस करना, उसके ऊपर मतलब एक्सेस का अथॉरिटी होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तभी हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उस नेटवर्क को, और उस रिसोर्स को भी हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
क्लियर। देन थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, नेटवर्क मैनेजमेंट शुड गिव सेंट्रलाइज सपोर्ट एसोसिएटेड डिग्री ट्रबल शूटिंग कैपेबिलिटीज इन एन इंटर नेटवर्क लाइक कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी हम लोग नेटवर्क बनाते हैं उसका एक नेटवर्क एडमिन होता है। ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो हम लोग को पूरा का पूरा सेंट्रलाइज सपोर्ट देता है। ठीक है, जो जो भी अगर प्रॉब्लम होगी उसका ट्रबल शूट करके देगा। ठीक है, जो भी हमको नेटवर्क में सॉफ्टवेयर चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अगर परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम से जो हम लोग को निजात दिलाएगा वो कौन होगा? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक सेंट्रलाइज सपोर्ट हम लोग को देना पड़ेगा ताकि किसी को भी अगर कोई भी कंप्यूटर में दिक्कत आए या फिर नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पा रहे, फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे, फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, ईमेल सेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों में हम लोग को सेंट्रलाइज सपोर्ट मिलना चाहिए। क्लियर आया समझ में? ठीक है, तो सेंट्रलाइज सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी द अल्टीमेट कंसर्न is important for network enlargement and new application and services among different factors. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी द अल्टीमेट कंसर्न इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नेटवर्क एनलार्जमेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होगा कि हम लोग जितने भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसमें, जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग को मान के चलो किसी दिन हम लोग को कंप्यूटर्स बढ़ाना है वहाँ पे, जैसे अभी 50 कंप्यूटर्स लगे हैं। ठीक है, हम लोग के पास और एम्प्लॉयज़ आ गए, एप्लीकेशन यूज़ करने वाले और आ गए, तो हम लोग 50 के अलावा 50 और ऐड कर रहे हैं, मतलब 100 कंप्यूटर्स कर रहे हैं, मतलब उस नेटवर्क को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वैसा भी हम लोग कर सके इस टाइप का हम लोग को नेटवर्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइप की हम लोग को डिवाइसेस लगानी होगी। ठीक है, ताकि अगर अचानक से भी हम लोग को बढ़ाना पड़ जाए, जैसे मान के चलो एकदम बहुत ज़रूरी काम हो गया और मान लो उसी में पूरा काम करना है, ठीक है, अचानक से सब चीज़ हो गया, तो वैसे कैपेबल हम लोग के पास डिवाइसेस भी होने चाहिए ताकि हम लोग एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स जोड़ पाएँ या फिर उसको नेटवर्क को एनलार्ज कर सके, बड़ा कर सके तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं इंटर नेटवर्किंग में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स जो होंगे वो हम लोग OSI मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से देखेंगे। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो लेयर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, OSI मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं, तो 7 लेयर्स में अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर होता है फिजिकल लेयर, सेकंड होता है डेटा लिंक लेयर, थर्ड होता है नेटवर्क लेयर, फोर्थ होता है, कौन सा होता है लेयर फोर्थ? ठीक है, फिफ्थ होता है ट्रांसपोर्ट, सिक्स्थ होता है प्रेजेंटेशन, सेवन्थ होता है एप्लीकेशन। एक कोई तो भी मिसिंग हो रहा है। ठीक है, जो भी हो चलो बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होगा प्रोटोकॉल्स? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीक वर्ड में प्रोटोकॉलन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉलन। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा सेंड कर पाते हैं और डेटा रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, मतलब
अब पूरे दुनिया में डेटा सेंड होगा तो ऐसी आनन फानन हम थोड़ी सेंड कर देंगे, कुछ भी डेटा उठा के सेंड कर रहे हैं, कहीं पे भी डेटा उठा के सेंड कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो W3C कंसोर्टियम जो होता है वो अपने एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग सारे डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, विच हैज़ अ लीफ ऑफ पेपर ग्लूड इनटू ए मैन्युस्क्रिप्ट डिस्क्राइबिंग इट्स कंटेंट। ठीक है, इज अ स्पेशल सेट ऑफ रूल्स दैट एंड्स पॉइंट इन ए टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन यूज व्हेन दे कम्युनिकेट। ठीक है, जब भी हम लोग टेलीकम्युनिकेशन यूज़ करते हैं या फिर कोई भी नेटवर्क यूज़ करें तो प्रोटोकॉल्स वहाँ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर प्रोटोकॉल्स फॉर डेटा इंटरचेंज एट द हार्डवेयर डिवाइस लेवल एंड प्रोटोकॉल्स फॉर डेटा इंटरचेंज एट एप्लीकेशन प्रोग्राम लेवल। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम लेवल में जैसे कि मान के चलो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। ठीक है, मैसेज हमारे मोबाइल से निकला। ठीक है, इसका मतलब वो 7 लेयर पार करके वो निकलेगा, 7th लेयर क्लाइंट सिस्टम से भी लगा होगा, और जब अगले के पास पहुंचेगा वहां पे भी वो 7 लेयर को पार करके ही पहुंचेगा। ठीक है, मतलब हर एक लेवल पे वो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मैसेज सेंड किया जाता है। आया समझ में? अलग अलग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके उस 7 लेयर्स के थ्रू उस मैसेज को गुजरना होता है। ठीक है, मतलब 7 बार अग्नि परीक्षा देनी होती है उसको, प्रोटोकॉल्स में सही सही बैठ रहा है तो सही से मैसेज पहुंच पाएगा। ठीक है, तो 7 लेयर्स किसके होते हैं? OSI लेयर्स होते हैं। ठीक है, OSI मॉडल एक हम लोग फॉलो करते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, OSI के 7 लेयर्स जो होते हैं, 7 लेयर्स से गुजर के डेटा जाता है, और वही 7 लेयर्स में अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। अब क्या क्या प्रोटोकॉल्स है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, प्रोटोकॉल्स जो होगा वो OSI मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे, शायद यूनिट नंबर 3 या 4 में है, वहाँ पे पूरा हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ किस में है, सिलेबस BC2। ठीक है, यूनिट नंबर 3 OSI मॉडल पूरा पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट नंबर 3 में है ना, तो इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में भी TCP/IP मॉडल एंड प्रोटोकॉल्स, इसमें भी हम लोग देखेंगे, सेम चीज़ें दोनों में यूज़ होगा। ठीक, तो अपन वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे। ठीक है, तो ये हुआ प्रोटोकॉल्स। अब देन आता है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड होता है कॉमन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स अलग चीज़ है, स्टैंडर्ड्स अलग चीज़ है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स मीन्स जो कंटेंट हम लोग डालते हैं, जो मैसेज हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आजकल जो भी वेब पे दिखता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी कंटेंट देखते हैं जो लिखा होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये टेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ ना कोई एक फॉन्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं कोई भी एक फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा था, एरियल सिलेक्ट कर लेता हूँ इससे। ठीक है, तो इसका फॉन्ट क्या है? एरियल है। ठीक है, इसका फॉन्ट दिख रहा है यहाँ पे, एरियल है। ठीक है, तो वेब के लिए भी एक फॉन्ट यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिकोड। क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिकोड। ठीक है, तो यूनिकोड एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बनाए जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है W3C। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ऑथोराइज जो पूरे इंटरनेट पे जितने भी कंटेंट डलते हैं उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। ठीक है, जैसा अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे, पेटीएम जो है वो किसकी पॉलिसी अवॉइड की, क्या बोलते हैं, गूगल की जो पॉलिसी थी उसको नहीं माना था उसने। ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स गूगल ने बना के रखा है कि अगर मेरे प्ले स्टोर पे ऐप चलाना है तो ये स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा।
है ना। तो उसने क्या किया था, अगर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया उसका ऐप हटा दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो उसमें जो कंटेंट डले रहते हैं वो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड के होने चाहिए, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन होता है, कोई मतलब किसी को किसी से भी प्रॉफिट नहीं होता है इससे, ठीक है। लेकिन जितने भी देश है इस दुनिया में, सब जगह सेम स्टैंडर्ड के ही कंटेंट यूज़ किए जाते हैं। अगर मान के चलो मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ और इंडिया में बैठे बैठे मैं हिंदी में लिख के डाल दिया, किस में डाल दिया, मैं हिंदी में लिख के डाल दिया, ठीक है। तो हिंदी में अगर मैं लिख के डालता हूँ तो हिंदी पढ़ने वाले तो सिर्फ इंडिया में मिलेंगे, और दूसरे अगर चाइनीज़ लोग अगर हिंदी पढ़ने की कोशिश करें कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे हम लोग को चाइना की जो लैंग्वेज नहीं समझ में आती। लेकिन तो भी अगर कुछ कुछ वेबसाइट्स जो होती है वो उनके खुद के लैंग्वेज में होती है, ठीक है। अभी आगे रिसर्च चल रहा है कि जो डोमेन हो, जैसे कि जो हम लोग ये वेब में देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ वेब में देखते हैं, जैसे कि ये जो डोमेन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये डोमेन जानते हो ना, डोमेन को क्या होता है डोमेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे web.class+app.com ऐसा दिख रहा है, या फिर google.com जो हम लोग देखते हैं, ये सारे डोमेन, ठीक है। तो W3C क्या कर रहा है कि ये डोमेन भी जो है, ठीक है, उसको भी अपने रीजनल लैंग्वेज में अब बना सकते हैं, इस टाइप का रिसर्च कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ google.com है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, कैसे लिखेंगे हिंदी में, ठीक है, ऐसा, ठीक है। हिंदी इसमें अभी वेब में टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हिंदी में भी वहाँ पे आ सके, इस टाइप का रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, क्लियर है। ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करते, तो अब इसमें कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। सबसे पहला होता है IEEE, ठीक है। सबसे पहला स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है IEEE, ठीक है। IEEE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो IEEE के स्टैंडर्ड्स बनाती है, ठीक है। जैसे कि IEEE में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे जर्नल पब्लिश होता है, ठीक है, बुक पब्लिश होती है, कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ठीक है, इस टाइप के जो भी जर्नल बुक्स या फिर ये सब पब्लिश होंगी, ठीक है, सब के सब IEEE के फॉर्मेट पे होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ठीक है, देखो, इट इज़ ऑल्सो लीडिंग डेवलपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, एनर्जी, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एरोस्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इतनी सारी डिसिप्लिन्स जो है हमारे पास, अगर उससे रिलेटेड कोई भी साइंटिफिक जर्नल या फिर बुक पब्लिश होती है, ठीक है, IEEE सर्व एज ए मेजर पब्लिशर ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेज, ठीक है। जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, या फिर जर्नल पब्लिशर, ठीक है, या फिर बुक पब्लिशिंग, ठीक है, या फिर इस टाइप के कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, छापने की या प्रेजेंट करने की, तो वो सारे IEEE फॉर्मेट को यूज़ करके बनाए जाते हैं, ठीक है। IEEE फॉर्मेट जो है वेब में भी यूज़ होती है, कहीं पे भी हम लोग अगर उस टाइप का देखते हैं, अगर सॉफ्ट कॉपी हम लोग पढ़ते हैं तो वो IEEE की फॉर्मेट में होता है। आया समझ में, ठीक है। कभी सुने हो ये सब जर्नल्स वगैरह या रिसर्च पेपर, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, सुने, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं पर्टिकुलर, अगर उसको खोल के देखो एकदम एक्यूरेट रहेगा वो, फॉन्ट उसका देख लो, ठीक है, उसका साइज़ देख लो, ठीक है, उसके कंटेंट देख लेना, एकदम फॉर्मेट उसका एकदम मेंटेन रहता है, ठीक है। जैसे मैं अपना पेपर दिखाता हूँ, ठीक है, होगा तो ये देखो, ये मेरा पेपर है, ठीक है, दिख रहा है क्या,
ठीक है, ये मेरा रिसर्च पेपर है, ठीक है। यहाँ पे देख लो मेरा नाम लिखा हुआ है, सुशील सर का नाम लिखा हुआ है, और ये मेरी गाइड है उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो इसका फॉर्मेट देख लो, ये IEEE फॉर्मेट है, ठीक है। ये देखो एब्स्ट्रैक्ट हमेशा यहाँ पे इसका साइज होता है 12 टाइम्स न्यू रोमन, और ये होता है इटैलिक में, फिक्स होता है, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लो, ठीक है, 1 टाइप का स्पेस होना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन जो है बोल्ड में होना चाहिए, और इसका साइज़ होना चाहिए 14, ठीक है। और यहाँ पे जो है एकदम नॉर्मल टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में लिखे रहना चाहिए, साइज़ होगा 12, ठीक है। पूरा अगर देखोगे तो जस्टिफाई में इसको रखना पड़ता है, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़े थे ना MS वर्ड में, जस्टिफाई में इसको रखना पड़ता है, ठीक है। जो अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई में रहता है, ठीक है, एकदम नापा तोला हुआ रहता है, इमेज की साइज़, इमेज में फिगर का नेम, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये देखो ऑनलाइन यहाँ पे मेरा पेपर दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है, इस टाइप का ये पूरा का पूरा IEEE फॉर्मेट में होता है। आया समझ में? ठीक है, ये पूरा IEEE फॉर्मेट में दिया हुआ है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो भी जर्नल्स वगैरह है, ठीक है, अगर हम लोग को वेब पे पब्लिश करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, IEEE फॉर्मेट को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन IEEE इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड जो है पूरे वर्ल्ड को देख के बनाया गया है, क्लियर। अब देखो जो IEEE स्टैंडर्ड्स है उसको हम लोग वाईफाई के लिए क्या यूज़ करते हैं और लैन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो भी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो IEEE 802 लैन मैन ग्रुप के स्टैंडर्ड से होता है, ठीक है। जो मैंने इस नेटवर्क का दिखाया था यहाँ पे, अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं, ठीक है, जो मेरा वाईफाई है, ठीक है, हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़ में दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, ये देखो वाईफाई 4 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है 802.11n, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, किसका स्टैंडर्ड है, IEEE का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या आप लोग को, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाईफाई 4 वर्जन 4 है मेरे लैपटॉप में, और यहाँ पे 802.11n, ठीक है, ये क्या है, IEEE के स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तो मतलब ये वायरलेस के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 802.11, ठीक है, वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड, आया समझ में। और IEEE 802.3 ईथरनेट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 2-3 स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड है IEEE 802 लैन मैन ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड्स। अगर हम लोग कंप्यूटर पे लैन केबल के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए हैं और हम लोग लैन यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कौन से स्टैंडर्ड से जुड़ेंगे, 802, ठीक है। अगर हम लोग वाईफाई से जुड़ रहे हैं तो हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड से जुड़ेंगे, IEEE 802.11, जो मैं यहाँ दिखाया अभी, ठीक है, ये वाला 802.11n, ठीक है। ये वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वाईफाई 4 है तो वर्जन n होगा, ठीक है। वाईफाई 5 वाईफाई 6 तक आ गया है, जो आजकल न्यू लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं या फिर जो डिवाइस आती है वो वाईफाई 6 पे काम करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास डुअल बैंड वायरलेस है, मतलब इसकी रेंज बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, बहुत दूर से भी वाईफाई पकड़ के एक्सेस कर देता है, ठीक है। तो ये IEEE स्टैंडर्ड होता है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। तो IEEE जो होता है वो 2 चीज़ों के लिए होता है, एक तो जर्नल पब्लिशिंग, बुक पब्लिशिंग, और दूसरे लैन, ईथरनेट और वायरलेस नेटवर्किंग, तीनों के स्टैंडर्ड IEEE मेंटेन करता है, आया समझ में।
ठीक है, कुछ डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग कल देखेंगे एनसी, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, कल इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, फॉर्मली ये CCITT के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। देन आता है ISO स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है EIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है। फिर आता है ETSI, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐसे 4-5 तो हम लोग को मिल जाते हैं, ठीक है। देन आता है सबसे लास्ट में W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। क्लियर? ये सारे नोट्स में आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है, और हम लोग बस इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे NC।